फसाना कहानी की दुनिया में आपको खुश आमदीद। शीबा से मेरी गहरी दोस्ती थी। अचानक सुना कि इसके वालिद को बिजनेस में नुकसान हो गया है। अपनी सहेली की परेशानी से मैं भी परेशान हो गई। वो हमारे पड़ोसी थे। देखते देखते उनके घर के हालात दिगरगू होते गए। कीमती गाड़ी बिक गई। इसकी जगह उन्होंने एक सेकंड हैंड पुरानी गाड़ी ले ली। इनके घर में 3 नौकर थे, एक ड्राइवर, एक माली और एक घरेलू काम के लिए मुलाजिम। अब सिर्फ ड्राइवर बाकी रह गया, जो ड्राइविंग के साथ दीगर काम भी करता। शीबा के भाई मुनव्वर को पहले बैरून मुल्क भिजवाने का प्रोग्राम था, फिर उसे मकामी कॉलेज में दाखिल करा दिया गया। मुनव्वर अच्छा लड़का था, मेरे घर वाले इसे पसंद करते थे। इसके हमारे घर आने जाने पर भी उनको कोई एतराज न था। मैं अंग्रेजी में कमजोर थी। शीबा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो अपने भाई से इंग्लिश के मजमून में मदद लेती तो मैं भी उसके साथ पढ़ लिया करती। कभी कभार कुछ समझना होता तो मुनव्वर मेरी हेल्प कर देता था। वो बहुत संजीदा लड़का था। इसकी खामोशी पर मुझको हैरत होती थी। इसकी संजीदगी घरेलू माहौल और उनके बदलते हुए हालात की वजह से थी। शीबा पर भी इन दिनों सुकूत तारी था। वो मुझे अपने हालात से आगाह करती रहती थी। इनसे किस्मत इस कदर खफा थी कि अब फीस और ज़रूरी तालीमी अखराजात के लिए भी रकम ना रही थी। मैं अपनी सहेली की बातें सुनती तो बहुत दुख होता था। जब ये लोग शुरू में आए थे, उनके यहाँ किसी शय की कमी न थी, रुपए की रेल पेल थी, और अब ये आलम हो गया था कि हर शय उधार पर चल रही थी। एक दिन बाबा घर आए तो कुछ परेशान लग रहे थे। कहने लगे, सफदर की माँ, आज मैं एक बहुत बुरी खबर सुनकर आया हूँ। मैं मजहर साहिब को ऐसा नहीं समझता था। सुना है उन्होंने मुनशियात का कारोबार शुरू कर दिया है। अगर ऐसा है तो ये बहुत बुरी बात है। उनके बच्चों का क्या होगा? उनके घर में एक परेशानी का आलम है। इस परेशानी के आलम में किसी पस्त हौसला आदमी की तरह मजहर ने भी मुनशियात में पनाह ढूंढ ली है। शुरू में किसी को इस बात का यकीन न आया, लेकिन ये एक हकीकत थी। अंकल वाकई हेरोइन बेचने लगे थे। जब शीबा की माँ को पता चला, उसने खावंद को मना करना चाहा, मगर मर्द खुद मुख्तार और अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। बेचारी औरत की कब सुनी जाती है। शीबा के दोनों मामू आए। उन्होंने भी अंकल मजहर को इस अमर से बाज रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर आपकी रजा हो तो सरमाया हम आपको दलवा देते हैं, लेकिन खुदारा आप किसी गलत काम में ना पड़े। जब एक बार कोई इस दलदल में उतर जाता है तो फिर वो कब बाहर आ सकता है। यही अंकल का मामला था। वो दलदल में उतर चुके थे, लिहाजा उन्होंने अपने सालों को ये जवाब दिया कि मेरी मदद करना थी तो इस वक्त करते जब मेरे बच्चों के लिए रोटी दाल के लाले पड़ गए थे। तब क्यों नहीं खबर ली? अब जब मैंने नए बिजनेस में कदम रख दिया है और रुपया भी आने लगा है तो आपको मेरी भलाई सूझ रही है। अब मैं आपका एहसान लेने से मर जाना बेहतर समझूंगा। ये टकासा जवाब सुनकर वो लोग मायूस होकर चले गए, लेकिन इसके बाद मजहर साहिब ने बीवी की पिटाई कर डाली और इसे ये सबक अच्छी तरह से सिखा दिया कि आइंदा इसके रिश्तेदारों ने उनके कारोबारी मामलात में मुदाखलत की तो तुमको तलाक दे दूंगा। मैं सोने का कारोबार करूं, अमिटी का, इस बात से तुम्हारे भाइयों का कोई लेना देना नहीं। वो दिन आखिरी साबित हुआ। इसके बाद शीबा की माँ ने मैके में अपने घर के हालात बताने से तौबा कर ली। अब इनके घर के माली हालात फिर से सुधरने लगे। बैंक बैलेंस बढ़ने लगा। घर का खर्चा पहले की तरह खुला चलने लगा। ताहम अक्सर औकात उनके घर में बेसुकूनी और कशीदगी भी महसूस होती थी। जब लोग मुनव्वर से कहते कि तुम्हारा बाप हेरोइन का धंधा करता है, उनको रोको, तो वो अपने वालिद से कहता, बाबा जान आप जो काम कर रहे हैं इससे बाज आ जाए, वरना किसी दिन इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और लोग हमसे कलाम करना पसंद न करेंगे। बाप बेटे के मुंह से ऐसे बड़े बोल सुनकर खफगी महसूस करता और मुनव्वर को अहमक का बच्चा कहकर धुतकार देता। मुनव्वर बाप का गुस्सा देखकर सहम जाता और मजहर अंकल की बीवी भी उनसे हमा वक्त दरी सहमी रहने लगी। एक दिन पुलिस का छापा पड़ा और वो अंकल मजहर को पकड़ कर ले गए। घर की भी तलाशी ली गई, लेकिन घर से कुछ भी बरामद न हुआ। लेकिन इस वाकये से घराने की इज्जत और आबरू मिट्टी में मिल गई और मुनशियात के कारोबार के लेबल ने उन लोगों की सारी खुशियां निगल ली। बाप जेल में था। इस दौरान तमाम बोझ मुनव्वर के कंधों पर आ पड़ा। इस बेचारे का तालीमी करियर दा पर लग गया। उधर घर के अखराजात पूरा करने के लिए उसने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। अब मैं भी इससे ट्यूशन पढ़ने लगी और ट्यूशन फीस भी देने लगी, क्योंकि मेरे वालिदैन का ख्याल था कि इस तरह हम उनकी मदद कर सकते हैं। मैं एक लाओबाली लड़की थी जिसका एहसासात की दुनिया में डूब जाना मुमकिन बात न थी, मगर इस दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान जज्बात और एहसासात के वार से नहीं बच सकता। मैं इन दिनों मुनव्वर की मुश्किलात से बेगाना न रह सकती थी।
अगरचे मैंने अपने दिल में उठने वाली हर आवाज़ को दालबा दिया, लेकिन हमदर्दी के जज्बात को ना दबा सकी। मुझे मुनव्वर की हालत देखकर दुख होता था और मैं शीबा के उदास रहने पर भी पहरों करती थी। मुनव्वर बेचारा नौम लड़का अपनी तालीम जारी रखे हुए था। वो ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ अपने वालिद से मुलाकात करने बाकायदगी से जेल भी जाता था। ऊपर से रोजाना लोगों की तंजिया और कड़वी कसीली बातें सुनता और उनकी तीखी नजरों के वार भी सहता था। इसको कितने काम थे। इतनी सी उम्र में कुदरत ने इस पर बेपनाह जिम्मेदारियां डाल दी थी। मैं ज्यादा दिन तक मुनव्वर की सवाली निगाहों से लाताल्लुक ना रह सकी। इसके अंदर छुपे हर जज्बे को समझने लगी। अब मैं जिस कदर उसके बारे सोचती, मेरी बेसुकूनी में इजाफा होता जाता था। इस बेसुकूनी से बचने के लिए मैं मुनव्वर से मिलने से गुरेज करने लगी। पढ़ने बैठती तो किताबों और पढ़ाई से लाताल्लुक सी हो जाती थी। ये शायद इस बात का छुपा हुआ एतराफ था कि मुझे मुनव्वर की परेशानियों पर दुख रहने लगा था। इसका दर्द मुझे अपना दर्द महसूस होता था। मैं उसकी मदद ना कर सकती थी, इसलिए करती थी। शीबा मेरी दोस्त थी, मुझे अजीज थी। वो अपने बाबा को याद करके रोती और अपने घर की परेशानियों का हाल बताकर दिल का बोझ हल्का करती थी, ताकि मैं उसकी गमगुसारी कर सकती, इसका दुख भी बांट सकती। इम्तिहान हो गए, छुट्टियां हो गई। बाबा ने गांव जाने की तजवीज रखी। मेरा दिल खुश होने की बजाय उदास हो गया। अम्मी ने पूछा, तुम अपनी फूफो और चचाओं के यहाँ जाने से खुश नहीं हो? पहले तो तुम ही इसरार किया करती थी कि गांव जरूर जाना है, अब क्या हो गया है? मैं चली जाऊंगी तो शीबा बहुत उदास हो जाएगी। अम्मी जान, पहले ही वो अपने वालिद के लिए परेशान रहती है। उनके घर के हालात देखिए। एक में ही हूं जो उसे ढारस देती हूं। मेरे जाने से तो वो मर जाएगी। ये तो कोई मसला नहीं है। मैं उसकी माँ से बात करती हूँ, हम इसको भी साथ लिए जाते हैं, इसका जी बहल जाएगा। माँ ने शीबा की अम्मा से बात की। उन्होंने इजाजत दे दी। इस बात से मैं इतनी खुश हुई कि क्या बताऊं। मैंने जल्दी से तैयारी बांधी। मुझे शीबा के साथ रहने की आदत सी हो गई थी। खुशी खुशी हम गांव पहुंचे। शीबा भी माहौल तब्दील होने के बायस कुछ देर को अपने दुख भूलकर मुस्कुराने लगी। गांव में पहला दिन बहुत पुरजोश और खुशियों भरा गुजरा। सभी मिलने आ रहे थे। अचानक फिर अगले दिन मुझ पर उदासी का दौरा पड़ गया, जैसे मेरी जात का कोई हिस्सा गुम हो गया हो। मैं अपनी इस कैफियत की वजह नहीं जान सकी, लेकिन शाम तक उदासी गहरी होती गई, जैसे मेरे दिल की बोटियां कोई खूनखार परिंदा नोच रहा हो। इतने भरे परे घर में भी मैं शिद्दत से तन्हाई महसूस कर रही थी, जाने क्यों। मैंने अपनी इस कैफियत का जिक्र शीबा से किया कि मेरा दिल नहीं लग रहा है, जाने किस बात की कमी है। तब इसने मुझे मानी खेज नजरों से देखा और बोले, कहीं मुनव्वर भाई की परेशानी तो नहीं? मैंने कहा, नहीं तो। तभी वो खामोश हो गई। मेरी फुफ्फो का बेटा नदीम बहुत हंसमुख था। इसकी मेरे साथ खूब बुनती थी। शीबा साथ बैठी होती तो नदीम बात मुझसे करता, लेकिन इसका मरकज गुफ्तगू शीबा होती थी। मैं समझती थी, लेकिन अपनी सहेली के एहतराम में चुप रहती थी। अलबत्ता अकेले में अपने कजिन के कान जरूर खींचती कि तुम किस वजह से मेरी सहेली को मरूब करने की कोशिश करते हो। एक दिन नदीम ने हाथ बांध कर कहा, मेरी प्यारी कजिन, मैं तुम्हारी दोस्त से शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरी चाहत की सफीर बन जाओ। अपनी सहेली की मर्जी मालूम करो और उसकी वालिदा से बात करो, नहीं तो अपनी अम्मा से कहो कि इस रिश्ते में मदद करें। तुम खुद कह दो। पागल लड़की, अगर खुद कह सकता तो तुम्हारी मिन्नत क्यों करता। मुझे मुमानी जान से लिहाज आता है, मेरे दिल की बात तुम उन तक पहुंचाओगी। क्या तुम संजीदा हो नदीम? हाँ भाई, क्या इतना बड़ा इंजीनियर तुमसे झूठ बोलेगा, वो भी ऐसे अहम मामले में? अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी, बेफिक्र रहो। अगर नदीम शीबा को अपना ले तो मेरी सहेली के दिन बदल जाएंगे। वो फाकों के हालात से निकलकर एक दौलतमंद घराने की बहू बन जाएगी। खुशियां इसका मुकद्दर बन सकती हैं और फिर नदीम भी अपने ससुर की रिहाई में मददगार हो सकता है। क्यों ना मैं कोशिश करूं अपनी सहेली को अफसुर्दगी के समंदर में से निकालने के लिए। मैंने पहले शीबा से पूछा। इसने कहा, नदीम अच्छा लड़का है। इसने हाँ कह दी तो मुझे एतराज ना होगा। नदीम ज्यादा दलेर निकला। मुझसे पहले ही इसने शीबा से खुद बात करके इसको राजी कर लिया। ताहम मैंने अम्मा से बात की। वो बोले, घर जाकर मैं शीबा की अम्मा से बात करूंगी। जब मैंने शीबा से दोबारा पूछा कि तुमने क्या सोचा है, तो इसने जवाब दिया, मैंने खुद नदीम से बात कर ली है, क्योंकि समझ गई थी वो क्या चाहता है। इस वक्त शीबा की खुशी दीदनी थी। इसकी मुस्कुराहट किसी फाते जैसी थी। इसने मुझे कहा, मैं तुम जैसी बुज़दिल नहीं।
आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं, और तुम्हारे नदीम भाई में कौन सी कमी है। यकीनन जब मेरी माँ को पता चलेगा कि इसकी बेटी ने अच्छे घराने के लड़के का इंतखाब किया है, इनको अपने कंधों का बोझ हल्का महसूस होगा। हम कुछ दिन गांव रहने के बाद शहर वापस आ गए। स्टेशन पर हमें लेने मुनव्वर आया हुआ था। मुझे देखकर उसने सर को झुका लिया। बेहद कमजोर और थका थका लग रहा था, जैसे बरसों के रुत जगह भगत चुका हो। हम दोनों संजीदा और कमगो थे। मैं इससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर जब भी कुछ कहना चाहती मेरी जुबान गुंग हो जाती थी। जुबान पर भारी ताले लग जाते थे। एक रोज नदीम भाई और उसके वालिदैन गांव से हमारे घर आए। वो अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए मिना कर लाया था, लेकिन शीबा की अम्मा ने कहा कि अभी हमारे हालात ऐसे हैं कि उन हालात में बेटी की शादी मुश्किल है। मेरा खावंद जेल में है और मोहल्ले वाले हमसे मुंह फेर चुके हैं। एक आपका घराना है जो हमसे ताल्लुक निभा रहा है। अम्मा उनकी मजबूरी समझ चुकी थी। उन्होंने फुप्पो से कहा कि बेटी को सादगी से रुखसत करने के लिए भी तो आखिर कुछ ना कुछ रकम दरकार होती है। वाकई उनके हालात ऐसे हैं कि 2 वक्त का चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है। मुनव्वर कॉलेज से आकर सारा दिन ट्यूशन पढ़ाता है। अगर उनकी माली मदद हो जाए तो शायद शीबा की अम्मा मान जाए। तब फुप्पो ने आंटी से बात की। कहा कि हम शादी का दोनों तरफ का खर्चा खुद उठाएंगे, जहेज भी नहीं लेंगे। बाबा ने मुनव्वर को अलग समझाया कि उन हालात में तुम्हारी बहन बहुत अच्छे घर में जा रही है, तुम्हारा बाप जेल में है, इसा अशत्ता फिर ना मिलेगा। बहन को बया कर रुखसत करो और अपने कंधों का बोझ हल्का करो। इन लोगों की जमानत में देता हूँ, ये मेरे रिश्तेदार हैं। आप मेरे बुजुर्ग हैं अंकल। मेरे साथ चलकर जेल में बाबा से बात कर ले तो मुझे कोई एतराज ना होगा। बाबा मुनव्वर के साथ अंकल मजहर से मिलने जेल गए। उनको तमाम बात समझाई और उन्होंने रजामंदी दे दी। यूं शीबा की किस्मत खुल गई और वो नदीम की दुल्हन बनकर गांव चली गई। नदीम के वालिद बड़े जमींदार थे, दौलतमंद लोग थे। उन्होंने शीबा को सोने से पीला कर दिया। इसके नाम एक मुरब्बा जमीन लिख दी। शीबा के ठाठ हो गए। अब जब वो मैके आती, बड़ी सी एयर कंडीशन गाड़ी में आती। पहले वो मेरी सहेली थी, अब रिश्तेदार बन चुकी थी। अब भी मुझसे वालेहाना मोहब्बत करती थी और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब वो मुनव्वर की परेशानियां बांटने के काबिल हो चुकी थी। जो काम में ना कर सकी वो कर सकती थी। हर चाहने वाले को प्यार की मंजिल हासिल नहीं होती, मैं भी उन्हीं बदनसीबों में से एक थी। उन्हीं दिनों खानदान से मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का इंजीनियर था और सऊदिया में कमा रहा था। वालिद साहब ने अच्छा घराना देखकर फौरन हाँ कर दी। मैं मशरकी लड़की क्या कर सकती थी। वालिदैन की इताअत में खामोशी से सर झुका लिया। अपना हाल किसको बताती कि मैं मुनव्वर को जीवन साथी बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुनव्वर के हालात ऐसे थे कि मुस्तकबिल बनाने के लिए अभी इसको एक उम्र चाहिए थी। वालिद साहब ने इसकी तालीम का खर्चा उठाया तो वो कहीं ग्रेजुएशन कर पाया, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था। इसमें जीने की उमंग ही बाकी ना रही थी। तमाम वक्त सिगरेट पीता रहता था। वालिद ने बहुत समझाया, उसने सिगरेट पीना तर्क न किया। कुछ दिन छोड़ देता, फिर से पीने लग जाता। अचानक अनहोनी हुई कि मेरी मंगनी के बाद अचानक एक दिन मुनव्वर की वालिदा आई और उन्होंने मुनव्वर के लिए मेरे रिश्ते की बात की। वालिद साहिब ने कहा, बहन आप पहले कहाँ थी? अब जब बेटी की मंगनी हो चुकी है तो आप रिश्ते के लिए आ गई हैं। मैं मंगनी तोड़कर आपको रिश्ता नहीं दे सकता, वैसे भी आपके घर से बेटी ली है, ये बड़ी बात है, वरना उन हालात में जब आपका खावंद जेल में है, कौन ऐसे घराने से रिश्ता जोड़ता है। इस जवाब से आंटी तो चुप हो गई, मगर मुनव्वर को झटका सा लगा। मैं जान गई कि मुनव्वर ही ने माँ को भेजा है, वरना आंटी तो हालात ठीक होने तक बच्चों के ब्याने का सोच भी नहीं सकती थी। इसके बाद वो बीमार पड़ गया, उसे अस्पताल दाखिल होना पड़ा और हालत मखदूश हो गई। शीबा भाई की तीमारदारी को गांव से पहुंची, लेकिन वो मुझसे और हमारे सारे घराने से नाराज और बदजन थी कि वालिद ने मेरा रिश्ता देने से मना कर दिया था। उग्रचे दूसरी वजह यह भी थी कि मुनव्वर हालात से लड़ते लड़ते थक गया था और अब इसमें दम ही बाकी ना रहा था मजीद सदमात सहने का। मुझको जल्द ही मेरे मंगेतर के साथ शादी के बंधन में जकड़ दिया गया। सलीम अच्छे इंसान थे, लेकिन मुझको मुसलसल मुनव्वर का ख्याल सताता रहता था, इस वजह से भी कि वो मुसलसल बीमार था और अस्पताल में पड़ा हुआ था। ताहम मैं अब शादीशुदा थी। मुझे अपने खावंद को कबूल करना ही था। यही मेरा मुकद्दर था और मैं इतनी बहादुर और बेधड़क लड़की भी नहीं थी। अपने बाप की लाज रखने पर मजबूर थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला पोसा था। मैं उनकी इज्जत पर बटा नहीं लगा सकती थी। अपने घर वालों की इज्जत के लिए मैंने अपने दिल का खून किया था। 8 दिन के अंदर अंदर मेरी शादी कर दी गई।
शादी के 2 माह बाद मेरी मुलाकात अचानक बाजार में मुनव्वर से हो गई। वो सदियों का बीमार लग रहा था, बहुत गमज़दा था। इसकी हालत देखकर कलेजा मुँह आ रहा था। मैंने इसे तसल्ली दी। मैं सोच रही थी कि मैंने तो कभी इस शख्स से मोहब्बत की बात नहीं की थी और ना कभी इसने इजहार किया था। फिर ये कैसा दर्द का रिश्ता हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मौजूद और छुपा रहा। जो कुछ था वो हमारे दिलों में था। वो मुझको ना पाकर दुखी था और मैं घर बसाकर भी सुखी ना थी। वो मुझसे दोबारा मिलने का वादा चाहता था। मैंने इसे समझाया कि अब हमारा यूं मुलाकात करना अज़ ईद को बढ़ा देगा, इसलिए अब हमारे रास्ते जुदा ही रहें तो इसमें आफियत है। मैं उसे रोता छोड़कर चली आई। घर आकर मैंने सलीम से कहा कि मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना। वो मुझे सऊदिया ले आए। यूं मैं अपने शहर से इतनी दूर आ गई कि जहां मेरे कदमों के बहक जाने का इम्कान ही ना रहा। खुदा का शुक्र कि मैं साबित कदम रही और मैंने अपना घर अपने बच्चे तबाही से बचा लिए। अलबत्ता अफसोस हुआ जब सुना कि अंकल मजहर जेल में चल बसे। इसके बाद मुनव्वर भी संभल ना सका और एक दिन मेहनत मजदूरी करते एक ज़ेर तामीर इमारत से गिरकर दम तोड़ गया। नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।